हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो तैयारी करते हैं तो बच्चे, जो नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद तो सभी तैयारी करते हैं, यानी दौड़ में सभी होते हैं, लेकिन उस दौड़ को पार करता है, उस दौड़ से निकलता वही है जो पहले से अपनी तैयारी है वो अच्छे से लगा हुआ हो। तो हम सभी को ये दौड़ निकालनी है और अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है। इसलिए हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, हमें ईमानदारी से अच्छे से हमारी तैयारी है वो रखनी है और हमारी जो तैयारी है वो धीरे धीरे और इम्प्रूव करनी है, इतने अच्छे से करनी है कि हमारा एग्जाम है वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास है इसमें आर एस प्री 2023 का जो हमारा टेस्ट है वो 9वां टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने 8 टेस्ट है वो कर लिए हैं। हम हर टेस्ट को अच्छे से करते हैं, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ मैं और आपको अच्छे से वो नोट डाउन भी करवाती हूँ, ताकि आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो सके। आज के टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट में हमारे राजस्थान जीके की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, इसमें हमारी राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इसके क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन किसके होंगे, साहित्य के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके के अलावा आज हमारे जो हिस्ट्री इंडियन आर्ट एंड कल्चर और इंडियन ज्योग्राफी, इन तीनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे टेस्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं। क्योंकि हर बच्चों के देखिए, हमारे आर एस प्री का हम जब एग्जाम देते हैं तो कई बच्चे होते हैं वो कई सब्जेक्ट है दाव पे लगा देते हैं, जैसे साइंस हो गया, इंडियन करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ज़्यादातर बच्चे साइंस और इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन चीज़ों को दाव पर लगाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हम इनके बिना भी कर लेंगे, लेकिन ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी सब्जेक्ट दांव पे लगा के हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान साइंस और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन पे भी काफ़ी अच्छे से आपका ध्यान देना है, आपको और अच्छे से इनको तैयार करना है। तो आज की क्लास में हमारे साइंस भी के क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इंडिया हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के होंगे। तो चलिए, आज का जो टेस्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में जनजाति दे रखी है और सूची सेकंड है उसमें संबंधित प्रथा दे रखी है। इनका हमें मिलान करके नीचे जो हमें कूट दिया जाता है उसमें हमें राइट आंसर टिक करना है। सबसे पहले भील और धारी संस्कार, सांसी, ग्रासिया और सहरिया। सबसे पहले अगर हम धारी संस्कार की बात करें तो धारी संस्कार है कौन सी, ये सहरिया जनजाति का है। धारी संस्कार है वो किसका है, सहरिया जनजाति का है। इसमें क्या करते हैं कि जो सहरिया जनजाति, इसमें प्रचलित एक ये धारी संस्कार है कि जो मृतक होता है, जो व्यक्ति मर जाता है तो उस मृतक के तीसरे दिन है वो शमशान से फूल चुनकर लाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के तीसरे दिन है उसके, वो बोलते हैं कि आज फूल चुन के ला रहे हैं, फूल यानी उसकी हड्डियां वगैरह है वो चुन के लाते हैं और फिर उनको गंगा में या फिर जहाँ भी उनका पवित्र स्थान होता है वहाँ पे वो प्रवाहित करते हैं। तो सहरिया जनजाति के जो मृतक होते हैं वो तीसरे दिन शमशान से है वो फूलों को चुनकर लाते हैं और अपने आंगन में उनको बिछाते हैं, आंगन पे रख कर बिछाकर ढक देते हैं। दूसरे दिन है उन अस्थियों से जो निर्मित चिन्ह होता है उसको देखकर इनका जो पवित्र स्थल होता है, जैसे कपिल धारा जो कहाँ पे है, सीताबाड़ी बारा में है, सीताबाड़ी बारा में वहां पर इनको विसर्जित करते हैं। तो ये संस्कार कौन सा होता है, धारी संस्कार होता है। तो आपको ध्यान रखना है धारी संस्कार है वो सहरिया का है, किससे संबंधित है, मृतक से संबंधित है। और इसमें ये जो मृतक की जो अस्थियां होती है वो कहाँ विसर्जित करते हैं, तो ये कपिल धारा में विसर्जित करते हैं। और ये है कहाँ पे, ये सीताबाड़ी बारा में है, सीताबाड़ी बारा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला तो ये हो गया सहरिया का है, तो डी में फर्स्ट आ जाएगा धारी संस्कार। अगला है अनालो भोर भू प्रथा है, ये है ग्रासिया की। ये किसकी है, ग्रासिया जनजाति की है, ग्रासिया जनजाति की है। इसमें क्या होता है, जो ग्रासिया जनजाति में जो नवजात शिशु होता है,
नवजात शिशु, शिशु। तो इसकी नाल को काटा जाता है तो उस संस्कार को क्या बोलते हैं, उनको अनाला भू भोर भू बोलते हैं। तो ग्रासिया जनजाति में नवजात शिशु की नाल को काटना इस संस्कार में आता है। तो ये इस या प्रथा में आता है। तो ग्रासिया यानी सी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला है हाथी वेंडो। हाथी वेंडो प्रथा होती है, ये भीलों में होती है। हाथी वेंडो प्रथा होती है, किस में होती है, भीलों में होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ये प्रथा होती है, किससे संबंधित होती है, ये विवाह से संबंधित प्रथा है। हाथी वेंडो है वो विवाह से संबंधित प्रथा, विवाह से संबंधित प्रथा है। इसमें इनकी परंपरा होती है कि ये एक पवित्र वृक्ष, पवित्र वृक्ष किसे मानते हैं, पीपल को भी मानते हैं। ये पीपल हो गया, या फिर साल का वृक्ष हो गया, या सागवान का वृक्ष हो गया, सागवान का, या फिर बांस का, या फिर बांस का। तो इन वृक्षों को ये पवित्र मानते हैं। तो इनको साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन है वो किसमें, विवाह के संबंध में बंधते हैं, वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि हाथी वेंडो जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। दूसरा याद रखना है भील जनजाति से संबंधित है। तीसरा ये रखना है कि ये पवित्र वृक्ष को मानकर दूल्हा दुल्हन वैवाहिक बंधन में बंधते हैं। एक इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरज, हरज और लाडी, हरज और लाडी क्या है। तो हरज तो कहते हैं किसे, दूल्हे को, दूल्हा, और लाडी का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार है वो आर्ट एंड कल्चर में ऐसे साप्ताहिक ये आपसे पूछ लेते हैं, शब्द पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ए भील, क्या हो गया, हाथी वेंडो। अगली आती है कुकड़ी। तो ये सी में सांसी जनजाति से होगी। कुकड़ी प्रथा क्या होती है, ये भी विवाह से संबंधित होती है। विवाह से पहले लड़के को चरित्र की परीक्षा देनी होती है, चरित्र की परीक्षा देनी होती है। तो वो कौन सी होती है, कुकड़ी प्रथा होती है। तो ये मैंने आपको चारों जनजातियों से संबंधित चारों जो प्रथाएं हैं वो आराम से अच्छे से समझा दी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। थेवा कला सोनी परिवार, फड़ निर्माण जोशी परिवार, मथेरना कला जैन परिवार, और उस्ता कला कामड़ परिवार। हमें बताना है कि युग्म है वो सुमेलित नहीं है। अगर थेवा कला की बात करें तो इस कला के जनक किन्हें माना जाता है, इन्हें माना जाता है नाथूजी सोनी को, नाथूजी सोनी को थेवा कला का जनक माना जाता है। अगर इनका मुख्य केंद्र आपसे पूछ ले, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र कौन सा है, तो मुख्य केंद्र है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और इसके बारे में कि जो थेवा कला है उसके बारे में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि इस कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म है चित्रांकन किया जाता है, यानी सोने से इस पे कारीगरी की जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ये थेवा कला है इस कला पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट कब, नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में जारी किया गया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इस कला पर भारतीय डाक विभाग है उसके द्वारा डाक टिकट नवंबर 2002 में जारी किया गया था। अगली है फड़ निर्माण। फड़ निर्माण है तो ये है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण हेतु के लिए प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए अगर हम कोई एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें तो इसलिए जो श्री लाल जोशी थे, कौन है, श्री लाल जोशी, लाल जोशी, तो इनको 2006 में पद्मश्री मिला था, 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस लिए, फड़ चित्रकला को एक प्रसिद्धि देने के लिए, देश में प्रसिद्ध बनाने के लिए। अगला है मथेरना कला। मथेरना कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको पता है बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इस कला के जो चित्रकार होते हैं वो मथेरण यानी जैन समाज के होते हैं। किसके होते हैं, जैन समाज के होती है, मथेरण समाज की होती है। इस कला में क्या किया जाता है कि देवी देवताओं के भित्ति चित्रण है वो बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के भित्ति चित्रण बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उस्ता कला, उस्ता कला, तो उस्ता कला है उसके बारे में पूछ ले तो उस्ता कला का भी जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा होता है, बीकानेर है। उस्ता कला का प्रमुख केंद्र है वो भी बीकानेर है, जो कि ये दिया हुआ बीकानेर, कौन सा है, बीकानेर है। और इसके बारे में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उस्ता कला के लिए है वो हिसामुद्दीन उस्ता, कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता,
इसामुद्दीन उस्ता उस्ता है। इनको 1986 में है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये जो नाम है हिसामुद्दीन उस्ता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस कला से संबंधित है या किस कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाई थी जो कि बीकानेर से संबंधित है। अगले हम बात करें कामड़ परिवार। तो कामड़ परिवार है 13 ताली नृत्य के लिए 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब तो ये क्या हो गया है, जो व्यावसायिक नृत्य है वो हो गया है 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य किया जाता है जो रामदेव जी के भक्त होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपका असुमेलित कौन सा है, ऑप्शन है 4th है। जो मेरे को नॉलेज था उतना मैंने सोचा कि आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है बाला किला का निर्माण है वो किसने करवाया था। अलगूराय ने, दुलचंद भाटी ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने और जाट राजा सूरजमल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाला किला का जो निर्माण है वो अलगूराय ने करवाया था। कब करवाया था, 1049 ईस्वी में। 1049 ईस्वी में इस दुर्ग के नीचे एक नगर बसाया गया था। इस दुर्ग के नीचे एक जिसका नाम था अलपुर। अलपुर एक दुर्ग, इस दुर्ग के नीचे अलपुर नाम से नगर बसाया गया था। और इस दुर्ग से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है, जो बाला किला है अगर इसकी बात करें तो इसके और उपनाम देखें ना, तो इसके उपनाम है आंख वाला किला। आंख वाला किला किला एक इसका उपनाम है बावनगढ़ का लाडला। बावनगढ़ का लाडला ये इसके उपनाम है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1775 में जो अलवर के महाराजा थे राव प्रताप सिंह थे, उन्होंने इस दुर्ग पर अधिकार है वो कर लिया था। इसके बारे में एक चीज़ ये है कि जो शेरशाह थे, शेरशाह का उत्तराधिकारी था सलीम शाह। तो इनके काल में सलीम सागर जलाशय भी बनवाया गया था। सलीम सागर जलाशय। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि जो सलीम सागर जलाशय है वो किसके काल में बनवाया गया था। तो आप ये मुगल काल मत कर देना, ये सलीम शाह के काल में बनाया गया था, क्योंकि सलीम है एक अकबर के बेटे का भी नाम था। तो आप उस हिसाब से इसे मत कर देना। ये सलीम शाह है, ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो बाला किला है इस दुर्ग में कुछ दिनों तक बाबर ने भी विश्राम किया था। तो ये अगर आपसे कभी पूछ ले तो थोड़ा आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे जब औरंगजेब आया था तो औरंगजेब ने इस दुर्ग को जो इसके आमेर के जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उनको इसका मतलब अधिकार दे दिया था, या फिर ये दुर्ग है इनको दे दिया था। तो ये कुछ बातें हैं वो बाला किला के बारे में थी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ, तो इसलिए बताती हूँ ताकि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप मान के चलिए कि आपके हिस्ट्री में कोई आपका जो मेंस का एग्जाम होता है तब इसके बारे में कोई बाला किला के बारे में कोई भी फैक्ट आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप ये फैक्ट लिख सकते हैं। जब हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं हर जगह हम ये लिखी हुई मिल जाए। आप ये सोचकर कभी भी तैयारी मत कीजिएगा कि हम तो प्री की कर रहे हैं, नहीं, हम आरएस की कर रहे हैं। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू सभी आते हैं। पता नहीं, क्या पता आपके इंटरव्यू में इस चीज़ के बारे में पूछ ले, बाला किला के बारे में बताइए। तो हो सकता है अलवर के बारे में कुछ आपको जानकारी हो, तो थोड़ी होनी चाहिए कि हाँ ये किला वहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए। किस चीज़ में कहाँ काम आ जाए हमें नहीं पता, बस हमें तैयारी अच्छी करनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तेज कवि द्वारा रचित रम्मत या रमते हैं। जोगी भरथरी, छबीली तंबोलन, स्वतंत्रता बावनी और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है, उपरोक्त सभी। इसके अलावा तेज कवि की एक और रम्मत है, वो कौन सी है, मुम्मल। तो तेज कवि ने जैसलमेर में रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। वहां उन्होंने जोगी भरथरी, स्वतंत्र बावनी, मुम्मल, जोगी भरथरी, ये सारी रचनाएं हैं इन्होंने की थी। एक आप इनके बारे में एक ये याद रखिए, जो कि स्वतंत्र बावनी है, इसको तेज कवि ने 1943 में इसकी रचना की थी। और इसकी रचना करके इन्होंने महात्मा गांधी जी को भेंट किया था। महात्मा गांधी जी को ये भेंट की थी इन्होंने। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि तेज कवि ने 1943 में
1943 में तेज कवि ने जो स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म हमें बताना है। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? जयपुर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी ये कहाँ पे है? ये श्री गंगानगर में है। ये कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि इस सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। इस साइड हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और इस साइड वस्तुएं सामग्री, यानी किस हड़प्पा स्थल से कौन सी वस्तु या सामग्री प्राप्त हुई है। सबसे पहले आता है लोथल। अगर हम लोथल की बात करें, अब ये मैं इनका मिलान सीधा नहीं बताऊंगी, मैं इनको लोथल, कालीबंगा, मिताथल और धोलावीरा है, इनके बारे में ये कहाँ पर है, इनसे क्या क्या जो की पॉइंट है इनके वो बता दूंगी, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है और जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है वो बता दूंगी। तो आप इन्हें एक साइड में नोट डाउन कर लेना, बाद में आपकी रिवाइज करने में काम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं लोथल की। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। और इनसे क्या है कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से चावल व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। साथ में यहाँ से हाथी दांत का स्केल मिला है। दांत का स्केल मिला है। स्केल, लकड़ी का अन्नागार मिला है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र मिला है। दिशा सूचक यंत्र मिला है। इसके साथ और क्या मिला है? यहाँ पे अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, चावल बाजरे के, हाथी दांत का स्केल, लकड़ी का अन्नागार, दिशा सूचक यंत्र और अग्निकुंड के साक्ष्य, ये सब चीजें कहाँ से मिली है? लोथल से। तो आपका हो जाएगा ए में फोर्थ, दिशा सूचक यंत्र। अगले बात करें हम कालीबंगा की। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। दो चीजें तो ये होगी। दूसरा कि यहाँ से क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ से क्या क्या चीज मिलती है। एक तो बेलनाकार मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है। साथ में फर्श है, फर्श पर अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। यहाँ से हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। साथ में यहाँ से ऊंट की अस्थियां भी मिली है। क्या मिली है? ऊंट की अस्थियां भी मिली है। तो बी में क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुई है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और साथ में ऊंट की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। तो आपका बी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। आगे बात करते हैं मित्ताथल की। आगे किसकी बात करते हैं? मित्ताथल की। मित्ताथल है, ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा में जो भिवानी जिला है, भिवानी जिले में स्थित है। इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। तो सी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सी में क्या आ जाएगा? 2। और अगला क्या है? अगला है धोलावीरा। धोलावीरा है, ये कहाँ का है? ये गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कहाँ पर? कच्छ में। गुजरात के कच्छ में स्थित है। और एक ये हड़प्पा का ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ से जो खेल के स्टेडियम के हैं वो साक्ष्य मिले हैं। साथ में सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं। तो आप 2 चीजें याद रखना, एक तो खेल का स्टेडियम जो कि इंपॉर्टेंट साक्ष्य वो ही मैं बता रही हूँ आपको। खेल का स्टेडियम और दूसरा सूचना पट के साक्ष्य मिली है। तो आपका डी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, ए में आपका थर्ड आ जाएगा, बी में आपका क्या आ जाएगा? बी में आपका थर्ड आ जाएगा, ए में आपका फोर्थ आएगा, बी में थर्ड आ जाएगा, सी में 2 आ जाएगा और डी में फर्स्ट आ जाएगा। तो ये आप नीचे कूट में आंसर टिक कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में
रत्नियों को सूची में सम्मिलित नहीं था, यानी जो रत्नियों की सूची थी उसमें सम्मिलित नहीं था। सूत, महेशी, सतपति और युवराज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रत्निन होता क्या है। कौन सा? रत्निन। रत्निन तो हम बात करें तो राजा सहित है वो रत्निन कितने होते थे? 12 होते थे, जो राजा के क्या होते थे? सहयोगी होते थे। राजा के सहयोगी होते थे। इसमें राजा को क्या बोला जाता है? राजा के सहित 12 होते थे, यानी राजा के अलावा 11 होते थे। और इसमें जो राजा है, राजा, तो राजा को क्या बोला जाता है? रत्निदत्कर। रत्निद कर बोला जाता है राजा को। इसमें जो युवराज होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये रत्निन में था। एक महिषी भी था, ये कौन थी? ये पटरानी थी। पटरानी को महिषी कहा जाता था, जो कि रत्निन में शामिल थी। सूत क्या है? सूत है वो रथवान था, ये भी रत्निन में शामिल था। ये क्या था? रथवान था। ये है सतपति। सतपति है ये सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक था। सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक। ये क्या था? सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक था, लेकिन राजा के रत्ननियों में ये शामिल नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। एक इसमें था आता है सतीपति। सतीपति जो कि 100 गांव का प्रशासक होता है। 100 गांव का प्रशासक होता है, गांवों का प्रशासक होता है, लेकिन ये भी रत्ननियों में शामिल नहीं होता। तो आप दो याद रखेंगे, सतपति ये सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक, सतीपति ये 100 गांव का प्रशासक, और ये दोनों ही रत्ननियों में शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 1956 से 1961 में थी। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन से? सबसे पहला तो राउरकेला आ गया। राउरकेला कहाँ स्थापित किया गया था? ओडिशा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा में किसकी सहायता से किया गया था? जर्मनी की सहायता से किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दूसरा कौन सा था? दूसरा था भिलाई। दूसरा था भिलाई संयंत्र, भिलाई। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से? ये सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। उस टाइम क्या था? यूएसएसआर, सोवियत संघ की सहायता से। फिर तीसरा आता है, तो तीसरा कौन था? तीसरा था दुर्गापुरा या दुर्गापुर। दुर्गापुर जो कि कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ब्रिटेन की सहायता से। तो ये तीनों के तीनों है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसमें स्थापित किए गए थे। याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? 1956 से 1961 में था। राउरकेला उड़ीसा में जो कि जर्मनी की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कि सोवियत संघ की सहायता से, और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में जो कि ब्रिटेन की सहायता से। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस है वो समझ में आ रही होंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित है? एकम अद्वैतम, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अहम ब्रह्मास्मि। अब क्वेश्चन क्या है कि अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत किस संकल्पना से अभिप्रेरित है? हम बात करें 10वीं सदी की। 10वीं सदी के प्रारंभिक एक रहस्यवादी सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। सूफी संत, उनका नाम क्या था? मंसूर बिन हल्लाज। इन्होंने स्वयं को घोषित किया था अनल हक घोषित किया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ।
ईश्वर हूँ, इन्होंने ये घोषित किया था, जो कि वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित थे। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है कि एक सूफी संत थे, कौन थे? मसूर बिन हल्लाज। इन्होंने अनहल हक अनल हक इसको क्या किया था? घोषित किया था। इसका अर्थ होता है मैं ईश्वर हूँ। ये किससे प्रेरित थे? अहम ब्रह्मास्मि। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों से किसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? अस्पृश्यता का उन्मूलन, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार व किसानों का शिक्षण, स्त्री शिक्षा का प्रसार और सूफी आंदोलन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, शुद्धि आंदोलन। जो आर्य समाज था, आर्य समाज ने गैर हिंदू थे, गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया था। यानी ये बोलते थे कि अन्य सभी धर्म है वो अपूर्ण है, अन्य सभी जो धर्म है वो अपूर्ण है, इसलिए दूसरे जो धर्म से संबंधित थे उनको हिंदू धर्म में दीक्षित करने का कार्य है वो आर्य समाज का कर्तव्य था। और गोरक्षा के कार्यक्रम से भी सांप्रदायिकता के यहाँ पे दंगे हुए थे। तो ये कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? किसानों की, महिलाओं की, छात्रों की और व्यापारियों की और उद्योगपतियों की। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन है टू। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो अगर इसके प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931। इसके दौरान जो कुलीन और जो रूढ़िवादी परिवार थे, कुलीन व रूढ़िवादी परिवार, इन परिवारों की हजारों महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकलकर, यानी चार दीवारी से बाहर निकलकर, चार दीवारी को लांघकर गिरफ्तार होने के लिए, जेल जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू की सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक कुलीन व रूढ़िवादी परिवारों की जो महिलाएं थी, उन्होंने अपने घर से बाहर आकर जेल जाने के लिए, गिरफ्तार होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। तो भागीदारी व्यापक किसकी थी? महिलाओं की। राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को दृश्यवती एवं सरस्वती नदी के बीच बहता हुआ बताया गया है? यमुना, अपाई, गंगा और सरयू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अपाई नदी। ऋग्वेद में बताया गया है कि जो द्वस्वती व सरस्वती नदियां थी, इनके बीच में अपाया नाम की नदी बहती थी। ये एक छोटी सहायक नदी थी जो कि हरियाणा के थानेश्वर तक, हरियाणा के थानेश्वर से होकर बहती थी। कहाँ से? थानेश्वर से। कहाँ पर? हरियाणा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित प्रमुख अधिकारी है? राजूक, युक्त, महामातर और प्रादेशिक, या फिर राजूक, युक्त, प्रतिवेदक और पुरुष, धम्म, महामातर तथा रज्जुक, और रज्जुक और अंत्य महामातर, पुरुष और प्रतिवेदक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अशोक के शिलालेख में राजूक, युक्त, महामातर और प्रादेशिक इन अधिकारियों के उल्लेख मिलता है। सबसे पहला कौन है? राजूक है। राजूक क्या कार्य करता था? जो कर संग्रहण एवं जो न्यायिक शक्तियों वाला युक्त अधिकारी था। कर संग्रह व न्यायिक शक्तियों का अधिकारी था। ये तो हो गया राजूक। दूसरा है युक्त। वो कौन था? युक्त है वो मौर्यकालीन केंद्रीय व स्थानीय शासन के बीच की कड़ी थी। यानी ये कड़ी का कार्य क्या करता था कि जो लेखाकार व राजस्व वसूली का कार्य करने वाला ये अधिकारी था। अगला क्या है? महामातर।
तो महामात्र क्या होता था? जो उच्च अधिकारी होता है, उच्चाधिकारी, यानी जिसके राजा के साथ सीधे आदेश प्राप्त होते थे, राजा से सीधे आदेश प्राप्त होते थे वो किसे? उच्चाधिकारी को। तो वो कौन होते थे? महामात्र। और अगला है प्रादेशिक। प्रादेशिक है ये जिलाधिकारी होता था, जिलाधिकारी, यानी कि जो अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है उसमें इसे क्या बोला जाता है? प्रदेष्टा भी बोला जाता है। क्या? प्रदेष्टा। तो ये 4 प्रकार के अधिकारी थे जो कि अशोक के शिलालेख में उल्लेखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली के विकास का काल है 152 ईस्वी से 250 ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व 200 से 200 ईसा पूर्व, यहाँ से 200 से 250 होगा, और 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। अगर अमरावती कला शैली के विकास की बात की जाए तो ये हो गया कि 150 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ। इसमें और क्या चीज़ें हैं कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ था? तो जो दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत में जो गोदावरी और कृष्णा नदी है, गोदावरी व कृष्णा नदी, कृष्णा नदियों के बीच में जो अमरावती नामक स्थान बसा हुआ है वहां से इसकी क्या होता है? इसकी प्रतिभाओं का विकास है वो दिखाई देता है। यानी और यहाँ पे श्वेत संगमरमर से बनी इस शैली की प्रतिभा है, ये श्वेत संगमरमर से बनी हुई है, संगमरमर से बनी हुई है। इसके साथ साथ ही इससे क्या प्रेरणा मिलती है? जो ये शैली है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से इसकी प्रेरणा मिलती है, बौद्ध धर्म से। और साथ में जो इसको संरक्षण है वो किससे मिला? संरक्षण मिला था सातवाहन राजाओं से। तो आपको याद रखना है कि जो प्रेरणा है वो बौद्ध धर्म से मिलती है और इसको संरक्षण है, जो इसका संरक्षण किया था वो क्या था? सातवाहन राजाओं ने। और इस शैली की एक बात और याद रखनी है कि इसकी जो शैली है इसका प्रभाव है और कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इस शैली का प्रभाव है वो एक तो नासिक, भाजा, बेदसा और कारले के बौद्ध चैत्यों व स्तूपों में इनका है वो शैली का प्रभाव है वो दिखता है, स्तूपों में इनका प्रभाव दिखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो चोल राजा दिए गए हैं और इस साइड इनकी उपाधियां दी गई है। तो कौन से राजा को कौन सी उपाधि मिली हुई है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करें प्रांतक प्रथम की। तो प्रांतक प्रथम की बात करें तो इनका कार्यकाल था 907 से 55 तक, 907 से 955 तक इनका कार्यकाल था। अगर इनकी बात करें कि इनके समय में जो उत्तर मेरू अभिलेख था, कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख, तो इनके काल का जो ये अभिलेख था इसमें चोल वंश की स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो कि आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि उत्तर मेरूर अभिलेख है किसके काल का है? प्रांतक प्रथम के काल का है, जिससे चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। और इसने मदुरई कोंड की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो ए में फर्स्ट हो जाएगा। अगला आता है प्रांतक द्वितीय। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 957 से कितना था? 973 था। कितना था? 57 से 73 था। इसे सुंदर चोल कहा गया है। क्या कहा गया है? सुंदर चोल कहा जाता था। और इसने जो पांडे नरेश वीर पांडे को हराया था, इसने किसे हराया था? पांडे नरेश जो वीर पांडे था उसको हराया था। तो प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल इसे कहा जाता था। आगे बात करें राजा राज प्रथम की, तो इन्होंने 985 से 1014 तक शासन किया था। अगर इसकी बात करें कि जो राजा राम प्रथम है इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था अरुमोलीवर्मन।
वर्मन इसका है वो नाम था। अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी कई उपाधियां थी। कई कौन सी? एक तो चोल मार्तंडी थी, एक तो क्या थी? चोल मार्तंड थी। इसके अलावा इसे जयगौण, क्या? जयगौण भी इसकी उपाधि थी। इसके अलावा इसके पास एक उपाधि थी शिव पादेशखर, शिव पादेश सखर, सखर, ये भी इसके पास एक उपाधि थी। तो इसकी तीन उपाधियां थी, जयगौण, शिव पादेश सखर और चोल मार्तंड। अगला आता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र है, इनका कार्यकाल था 1064 से 1070 तक। 1064 से 1070 तक इनका कार्यकाल था। और इसकी उपाधि की बात करें तो इसने राज केसरी उपाधि धारण की थी। तो इसके जो हमें सुमेलित करना है तो ए में 1, 2 में, बी में 2, सी में 3 और 4 में, डी में 4। तो ये इसका सही मिलान किया हुआ है। तो ये कूट में आपके आएगा उसको राइट आंसर करना है। पहली बात, अगर वीर राजेंद्र की बात करें तो वीर राजेंद्र है, इन्होंने एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? तुंगभद्रा नदी पे की थी। तुंगभद्रा नदी पे की थी। तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि तुंगभद्रा है, उसके तट पर विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो वे विजय स्तंभ की स्थापना है वो वीर राजेंद्र ने की थी। किस स्मृति में की थी? तो इन्होंने जो चालुक्य नरेश थे, चालुक्य नरेश, और वो कौन थे? चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर प्रथम को हराया था। और उसी विजय की याद में या फिर उसी की स्मृति में तुंगभद्रा के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना की थी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो इसमें मिलान करके जो आपको नीचे कूट में दिया हुआ होगा वो ही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक सुल्तान किस दक्षिण भारतीय हिंदू राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय नहीं कर सके थे? कौन तुगलक सुल्तान? द्वार समुद्र के होयसल, वारंगल के काकतीय, मदुरई के पांडे और देवगिरी के यादव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो सुदूर दक्षिण का जो द्वार समुद्र का होयसल राज्य था उसको तुगलक सुल्तान है वो किसमें? दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला सके थे। तो इसका विलय कब हुआ था? इसका विलय हुआ था अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन के समय है, द्वार समुद्र का होयसल का हुआ था। इसके अलावा पांडेय का हुआ था, देवगिरी का हुआ था। इनका जो हुआ था वो किसमें? अलाउद्दीन किसमें हुआ था। तो किसको नहीं मिला सके थे? ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? महमूद गजनवी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने और चंगेज खान ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, चंगेज खां। अगर सर्वप्रथम बात करें कि सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था की है तो इसने ये नहीं बोला भारत में, इसने बोला है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम हुई थी मध्य एशिया में, सर्वप्रथम हुई थी मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में जो मंगोल शासक था, मंगोल शासक चंगेज खां, शासक चंगेज खां, तो इसने इसे शुरू किया था। और ये दशमलव पद्धति थी, दशमलव पद्धति पर आधारित थी, पद्धति पर आधारित थी। अगर आपसे ये पूछ लेता ना कि भारत में सर्वप्रथम, भारत में इसे किसने शुरू किया था? भारत में इसे अकबर ने शुरू किया था, भारत में इसे अकबर ने शुरू किया था। और इस मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत में अकबर ने कब? 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में भारत में अकबर ने स्टार्ट की थी। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछ ले तो मध्य एशिया में किसने? मंगोल शासक चंगेज खान ने। मनसब का अर्थ होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है, मनसब है ये अरबी भाषा का है वो शब्द है। इसका अर्थ होता है पद या आप मान लीजिए श्रेणी, इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। तो ये हो गई। और जो मुगल काल में जिन्होंने ये अकबर ने ये मनसबदारी की प्रथा शुरू की थी तो ये सबसे पहले सरकारी जो कुलीन वर्ग था ना, सरकारी कुलीन वर्ग, तो उस वर्ग में ये जो व्यवस्था है वो लागू हुई थी। एक आपसे पूछा जा सकता है, एक तो सीधी मनसबदारी व्यवस्था है, एक द्वैध मनसब प्रणाली है, वो कब और किसने स्टार्ट की थी? तो ये भी भारत में कब है? अकबर ने स्टार्ट की थी, अकबर ने स्टार्ट की थी। और कब की थी? ये की थी 1595 में, 1595 में। तो ये भी आपको याद रखना है, द्वैध मनसब अकबर ने 1595 में प्रणाली की शुरुआत की थी। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है,
मुगल काल में निर्यात होने वाली वस्तुओं में शामिल नहीं था। नील, सोरा, सूती वस्त्र और कच्चा रेशम। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ। अगर मुगल काल में मुख्यतः बात करें तो उसमें नील आती थी, सोरा आता था, सूती वस्त्र आता था, इसके साथ ही अफीम भी आती थी। तो इन का चीज़ों का निर्यात होता था। और जो सोरा है, अगर आपसे स्पेसिफिक ये पूछ ले कि सोरा का जो मुख्यतः जो मतलब इसका ये होता उत्पन्न कहाँ से होता था, उत्पाद कहाँ से होता था इसका, तो इसका जो मुख्यतः वो होता था कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट व बिहार, इन दो जगह से इसका उत्पादन होता था, बिहार, या फिर ये उत्पन्न होता था। अब ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि जो निर्यात वस्तुएं वो कौन कौन सी थी। अब इसमें आयातित वस्तुएं भी पूछ सकते हैं कि आयात किन किन का होता था। तो आयात में सोना, चांदी, सोना, चांदी और इसके साथ साथ ही घोड़ों का और कच्चा रेशम। तो कच्चा रेशम किस में आता है? आयातित वस्तुओं में आता है रेशम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ, कच्चा रेशम, जो कि निर्यात वस्तुओं में ना आकर आयातित वस्तुओं में, आयात करने वाली वस्तुओं में आता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे साइंस का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति है, वो रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति है, वो किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। और रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। तो इसमें हमें वैसे बेसिकली पता होता है कि ओ वाला होता है वो सभी को दे सकता है। तो कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन कई बार है ये प्लस माइनस का हो जाता है, ओ नेगेटिव और ओ प्लस का, कि कौन सा इसमें आएगा। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो कि जो मनुष्य में रुधिर होता है इसका पता किसने किया था? जो कार्ल लैंडस्टेनर थे, उन्होंने इन ग्रुप्स का पता लगाया था कि मनुष्य में एक जैसा ग्रुप नहीं होता, अलग अलग ग्रुप होते हैं। दूसरा के क्या किया कि किसके आधार पर? जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीनों के आधार पर है वो मनुष्य में चार प्रकार के क्या होते हैं? चार वर्ग के रुधिर पाए जाते हैं, ए बी और ओ। इनमें नेगेटिव प्लस ये होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये सब पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ए रुधिर वाला है, ए वर्ग वाला है, वो किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है? तो ये ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वैसे ही जो बी होता है वो भी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ले किस किस से सकता है? ए वाला जो लेगा ना वो ओनली या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। और ओ में यहाँ पे कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। बी वाला या तो बी से लेगा या फिर ओ नेगेटिव से लेगा। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसको देगा? ओनली दे तो ए बी वाले को ही दे सकता है, लेकिन ले ये किसी से भी सकता है। ओ से ले सकता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप या फिर ए बी ग्रुप, चारों से ले सकता है। कौन सा? ए बी वाला। और ओ होता है वो केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है। और सार्वत्रिक ग्राही वाला कौन सा होता है? ए बी होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक था, आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, लेकिन मेरी तरफ से भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें क्या पूछा था? कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक तो ए सही दे रखा है कि रुधिर ए वर्ग वाला कोई व्यक्ति रुधिर ए तथा ए बी वाले व्यक्तियों को दान कर सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है, दान नहीं कर सकता, ले सकता है। रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही है। ओ वाले व्यक्ति किसी भी रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, ये गलत है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा, ए और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख के लेके आई थी, ताकि देखिए पता तो सभी को होता है, कई को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज में लिखने का यही था कि आप पढ़कर इसको कन्फ्यूज ना हो, आप पढ़कर लैंग्वेज को पढ़कर समझ कर उसका सही से आंसर कर पाएँ।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से समूह में क्रमशः बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित व कवक जनित रोग दिए गए हैं? यानी पहला होगा वो बैक्टीरिया से होगा, दूसरा वायरस से, तीसरा प्रोटोजोआ से और चौथा कवक जनित रोग दिए हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए साइंस के कुछ क्वेश्चन है मैं आपको हर टेस्ट में करवाऊंगी, 5 से 6 क्वेश्चन ये तो करवाऊंगी। अगर आपको पूरा बेसिक से साइंस पढ़ना है और पूरा अच्छे से कवर करना है तो इसी चैनल पे हमारी जो दूसरी क्लास होती है, हर रोज जो सर हैं आपको वो क्लास करवाते हैं। एक टॉपिक होने के बाद है फिर उसके MCQs भी आपको करवाते हैं, तो आप वो क्लास भी जरूर लीजिएगा। आपको बेसिक से पूरा वो आपको समझाएंगे। उसमें आपके से कोई भी आपकी वैकेंसी हो, हर एग्जाम के लिए वो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। और ये भी नहीं है कि अच्छे से वो पहले थ्योरी कंप्लीट करवाते हैं, अच्छे से खुद लिख कर नोट्स भी तैयार करवाते हैं आपको, और उसकी PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से साइंस कवर करनी है तो वो क्लासें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया जनित वायरस की देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से जो आपके रोग हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया में रोग होते हैं जैसे आपके टीबी हो गया, इसके साथ साथ टाइफाइड हो गया और हैजा हो गया, डिफिथीरिया हो गया जिसे गलघोंटू भी बोल देते हैं, काली खांसी हो गई जिसे पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, कुकर खांसी भी बोल देते हैं, प्लेग हो गया जिसे काली मौत भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग हो गया, गोनेरिया हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया में ये मैंने बताया। तो टिब्बी यानी इसे तपेदिक भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है कौन सा है? तपेदिक। आगे अगर और बात करें तो और इसमें और कौन सा हो सकता है? और अगर देखें तो हैजा भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है। तो ये तो शुरू में तो बैक्टीरिया जनित ही दे रखी है, ये तो इसने सही दे रखा है। अगले की अगर हम बात करें कौन से की? वायरस जनित की। ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया और ये हो गया वायरस जनित। तो वायरस से कौन कौन से होते हैं? जैसे पोलियो हो गया, और कौन सा हो गया? बड़ी माता हो गई, छोटी माता हो गई, और इससे क्या हो जाता है? हर्पीज हो गया, खसरा हो गया, जर्मन खसरा हो गया। तो ये सारे होते हैं। तो पोलिया भी आ गया इसमें, और इसमें क्या आ गया? इसके अलावा जिका हो गया, जिका रोग होता है वो भी किससे होता है? वायरस से भी होता है। हेपेटाइटिस हो गया यानी यकृत शोध हो गया। इसके अलावा निपाह ये भी वायरस जनित होता है। स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। ये सारे क्या होते हैं? सार्स हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके वायरस जनित रोग। अब मैं अगर आपको बताऊं प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं? जैसे मलेरिया, कौन सा? मलेरिया। इसके अलावा अमीबिया पेचिस, लिस्मानिया, काला आजार। और इसके अलावा और कौन सा हो गया? इसके अलावा और आ जाता है निद्रा रोग। ये सारे किससे होते हैं? ये प्रोटोजोआ से होते हैं। अगला हम बात करें फिर किसकी? कवक जनित रोग की। तो कवक जनित रोग की हम बात करें तो कवक जनित में आते हैं, एक तो आता है आपका दाद। क्या आता है? दाद। इसके अलावा आता है एथलीट फूट, ठीक है। और इसके अलावा मोनियालासिस आता है। ये सारे किसके आते हैं? ये आते हैं आपके कवक जनित। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आप एक बार और चेक कर लेना कि मैंने ये जो बताए हैं तो कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आपको बस इतना याद रखना है कि किन किन से, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, वायरस से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है और कवक से कौन सा होता है। और अब है आपका जो हमारे जो साइंस के सर आपसे करवा रहे हैं वो टॉपिक ही आपका जो ह्यूमन डिजीज है वो ही चल रहा है। तो उसमें आपने सर ने एक और चीज़ याद रखिएगा, सर ने ट्रिक से बताया है कि कैसे हम इस चीज़ों को याद कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ और कौन सा कवक से होता है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से इसे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकूँ। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।